नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता शोराण हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का एक और वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पिछली वीडियो में हमने आधुनिक हिंदी जो खड़ी बोली का साहित्य है उसके प्रमुख चार जो विद्वान हैं उनको हमने पढ़ा था। तो आप उन चारों विद्वानों के नाम और उनकी एक एक जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके जवाब इस वीडियो में जरूर दें। देखते हैं कि आपको पिछला क्या याद रहा है, कितना याद रहा है। बिना देखे और चारों नामों के साथ उनकी एक एक प्रमुख रचनाओं का नाम लिखें और ये भी बताएं कि उन चारों विद्वानों में से किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, ये भी जरूर बताएं। चलिए देखते हैं हम हिंदी साहित्य के जो शुरुआती काल था, आधुनिक काल, उसके गद्य में कुछ और लेखकों का भी योगदान रहा था, उसके बारे में हम आज देखते हैं। अन्य लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनका जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं राजा भोज का सपना, जो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है और सबसे प्रसिद्ध रचना भी है, जो अक्सर पूछ ली जाती है। उसके बाद है वीर सिंह का वृतांत, सिखों का उदय और अस्त, भूगोल हस्तामलक, इतिहास तिमिर नाशक, आलसियों का कोड़ा और मानव धर्मसार, और एक इनकी रचना है गुटका। ये इनकी सारी रचनाएं हैं, जिसमें से राजा भोज का सपना तो अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भूगोल हस्तामलक भी पूछ ली जाती है, इतिहास तिमिर नाशक ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इनकी मानव धर्मसार रचना में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग किया गया है, यानी जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं इनको तत्सम शब्द, क्योंकि जो शब्द हिंदी संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में जो के तो प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। तो इनकी मानव धर्मसार रचना में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग हमें मिलता है। और इतिहास तिमिर नाशक में उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है। इतिहास तिमिर नाशक जो पुस्तक है उसमें सर इन्होंने खड़ी बोली को ना लिख के उर्दू भाषा में ही लिखा है। यह शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर रहते हुए पाठ्य पुस्तकों के अभाव की पूर्ति हेतु पुस्तक लिखते थे। यानी शिक्षा विभाग में उस समय एक पद होता था इंस्पेक्टर का, उस पर रहते हुए और पाठ्य पुस्तकों का अभाव था स्कूलों में चलने वाली पुस्तकों का, तो उस समय ये पुस्तकें लिखते थे और अपने मित्र श्रीलाल व बंशीधर से भी पुस्तकें लिखवाते थे। ये प्रारंभ में हिंदी के पक्षधर थे, लेकिन बाद में सरकारी अधिकारियों के दबाव से उर्दू समर्थक बन गए थे और उर्दू मिश्रित खड़ी बोली के प्रयोग पर बल देते थे। ये दो पढ़ेंगे हम, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और एक आगे आएंगे राजा लक्ष्मण सिंह। इन दोनों में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन से जो थे वो तो उर्दू मिश्रित हिंदी के समर्थक थे और कौन से जो है एकदम खड़ी बोली यानी जो हिंदी के तद्भव शब्दों के भाषा के प्रयोग के समर्थक थे। तो ये आपको याद रखना है। शुरुआत में तो हिंदी के पक्षधर थे, लेकिन बाद में आपको पता शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे, तो इन पर अंग्रेजों का दबाव था सरकारी अधिकारियों का, उसके चलते इन्होंने उर्दू मिश्रित खड़ी बोली के प्रयोग पर जोर दिया कि ऐसी भाषा का प्रयोग करो जिसमें उर्दू मिश्रित शब्दों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। हिंदी में नुक्ता प्रथा की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई है। हिंदी में जो कुछ शब्द हम देखते हैं क, ख, जय, ग, फ, इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ मिलता है और जो नुक्ते लगे हुए शब्द होते हैं वो उर्दू भाषा के शब्द माने जाते हैं। तो नुक्ता जो चिन्हों की शुरुआत है वो इन्हीं के द्वारा की गई थी, सितारे हिंद के द्वारा। हिंदी को विद्यालयों में प्रवेश दिलाने वाले विद्वान भी शिव प्रसाद ही माने जाते हैं। जो हिंदी की रचनाएं हैं हिंदी भाषा में लिखी गई उनको विद्यालयों में प्रयोग करवाने वाले विद्वान भी सर्वप्रथम शिव प्रसाद सितारे हिंद ही माने जाते हैं। उसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, जिनका जन्म 1826 ईस्वी में हुआ। इनकी रचनाएं हैं शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत। इनकी प्रमुख तीन रचनाएं मानी जाती हैं। ये तीनों रचनाएं कालिदास के काव्य का अनुवाद मानी जाती हैं। यानी कालिदास तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उनके द्वारा लिखित ये नाटक थे, उनका ही इन्होंने अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी खड़ी बोली में। लक्ष्मण सिंह विशुद्ध हिंदी समर्थक और संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। अब आप यहाँ देख सकते हैं लक्ष्मण सिंह विशुद्ध हिंदी समर्थक और संस्कृतनिष्ठ, यानी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं तत्सम शब्दों का, लेकिन जो सितारे हिंद हैं वो उर्दू समर्थक हिंदी के पक्षधर थे और ये संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। ये बात यहाँ विशेष तौर से ध्यान रखने योग्य है साथियों, क्योंकि आजकल प्रश्न इस प्रकार के बनाए जाते हैं आरपीएससी के द्वारा, एक जगह थोड़ी सी हाँ या ना की चूक होती है और वहीं हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों को विशेष तौर से पढ़ना है। इन्होंने 1861 ईस्वी में प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया था। राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी, तो आपको याद रखना है लक्ष्मण तो हमेशा ही प्रजा के हितैषी थे। अपने भाई राम के साथ वनवास गए थे, तो मैंने ऐसे याद रखा था प्रजा हितैषी, यानी प्रजा का हित चाहने वाला राजा लक्ष्मण सिंह था। तो आप इस जो पत्र है इसको भी याद रखें विशेष तौर से।
लक्ष्मण सिंह हिंदी और उर्दू को दो अलग अलग बोलियां मानते थे। यानी जैसे सितारे हिंद तो कहते थे कि हिंदी और उर्दू एक ही बोली है, यानी उर्दू के शब्दों का प्रयोग हो हिंदी में, लेकिन लक्ष्मण सिंह का कहना था कि हिंदी अलग बोली है और उर्दू अलग भाषा है, बोली है। उसके बाद है सर सैयद अहमद खां, जो हिंदी विरोधी विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी उर्दू विवाद को सांप्रदायिक रंग में रंगने का प्रयास किया था। यानी उस समय उर्दू का ज़्यादा बोलबाला था और अंग्रेजों ने कुछ समय के लिए जो भाषा थी राजकाज किया कोर्ट की, उसमें भी उसको भी हिंदी बना उर्दू को बना दिया था। तो उस समय इन्होंने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी। इन्होंने कहा था ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ठहराना जो मुल्क की सरकारी और दफ्तरी जबान नहीं है, मेरी राय में ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय मुल्क की यानी हमारे देश की और सरकारी दफ्तरों की भाषा उर्दू को घोषित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इनका कहना था कि इन्होंने कहा था ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि उस समय हिंदी भाषा को पढ़ाया जाने लगा था स्कूलों में, तो और हिंदी भाषा उस समय दफ्तरी या राजकाज की भाषा थी नहीं, जो उर्दू थी। तो उन्हें इसकी आड़ में कहा था कि ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ठहराना जो हमारी ना ही तो मुल्क की सरकारी भाषा है और ना ही दफ्तरी जबान है, ना दफ्तरों में चलती है, मेरी राय से ठीक नहीं है, यानी हिंदी के विरोधी थे। उसके बाद कुछ दिन तक हिंदी उर्दू विवाद चला था। 1837 ईस्वी में उर्दू को भारत की अदालती भाषा घोषित किया गया। यानी अंग्रेजों के द्वारा 1837 में सरकारी दफ्तरों की सरकारी भाषा और दफ्तरों की जो भाषा है अदालती, उसको उर्दू को घोषित कर दिया गया था, जिससे हिंदी व उर्दू समर्थकों के दो दल बन गई, जिसमें दो अंग्रेज विद्वान विम्स और गाउस एक दूसरे के विरोध में वक्तव्य देने लगे। इनके ये वक्तव्य यानी लेख रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जनरल में प्रकाशित होते थे। अंग्रेजों का कोई पत्र था, उसमें ये लेख प्रकाशित होते थे। एक तो दोनों आमने सामने हो गए थे हिंदी और उर्दू को लेकर ये विद्वान। तो आपके ये विद्वान महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ ऐसे पूछा जा सकता है कि हिंदी उर्दू विवाद किस समय चला था। तो 1837 ईस्वी में उर्दू को अदालती भाषा घोषित कर दिया गया, तब हिंदी और उर्दू के समर्थन में दो दल बन गए थे। ये विवाद 1865 से 1868 तक चला है। 1837 ईस्वी से लेकर फिर 1865 या 68 तक ये चला। उसके बाद नागरी प्रचारणी सभा काशी, ये जो प्रचारणी सभा है साथियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1893 ईस्वी। इसकी आपको दिनांक समेत ये स्थापना वर्ष इसका याद रखना है। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी के जो हस्तलिखित लेख थे, पहले की जो किताबें थी, उनको ये ढूंढती थी और उनको सुरक्षित रखने का कार्य इसके द्वारा किया जाता था। तो 16 जुलाई आपको याद रखनी है। और 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना का विचार सबसे पहले क्वींस कॉलेज की कक्षा 9 के 3 छात्रों के मन में आता है। ये छात्र निम्न है, यानी 3 छात्र थे जिन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे कलकत्ता में, और तीनों ने नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना करने का उनके मन में विचार आया। तो तीनों थे राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह। श्याम सुंदर दास को तो हम हिंदी साहित्य इतिहास में पढ़ते भी हैं, लेकिन ये तीनों विद्वान थे। इनका मैंने राम श्याम शिव के नाम से ट्रिक बनाई थी याद करने के लिए। राम से राम नारायण मिश्र, श्याम से श्याम सुंदर दास और शिव से शिव कुमार सिंह। और यहाँ हमारे 3 देवता हैं वो भी आ जाते हैं, राम श्याम यानी श्री कृष्ण भगवान और शिव यानी शिव जी। ऐसे मैंने राम श्याम शिव के नाम से याद किया था। तो ये प्रश्न कई बार आ जाता है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना करने का सर्वप्रथम विचार किनके मस्तिष्क में आया था, किनके मन में आया था। तो तीनों विद्वान आपको याद रखने हैं। इस संस्था का प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास को बनाया जाता है। राधा कृष्ण दास को हम बाद में भारतेंदु काल में पढ़ेंगे भी। तो इसका अध्यक्ष जो है वो राधा कृष्ण दास को बनाया जाता है। और स्थापना का विचार इन तीनों के दिमाग में आया था। ये बात आपको अलग अलग याद रखनी है कि स्थापना का पूछ लिया जाए तो इन तीनों विद्वानों का नाम आएगा, और प्रथम अध्यक्ष आएगा तो राधा कृष्ण दास आएगा। 1896 ईस्वी में इस सभा ने नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन करवाया, जो त्रैमासिक थी। वह आपको याद रखना कि 93 में तो इसकी स्थापना हुई थी, और ठीक 3 साल बाद इसने नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन करना शुरू किया था 96 में, जो त्रैमासिक थी, यानी 3 महीने से प्रकाशित होती थी नागरी प्रचारणी पत्रिका। नागरी प्रचारणी सभा काशी, इसका स्थापना वर्ष, और तीनों ये विद्वान और ये विद्वान आपको विशेष तौर से याद रखने हैं। इस संस्था द्वारा यानी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई थी। यानी प्रयाग में हिंदी साहित्य सम्मेलन के नाम से एक संस्था बनाई। इसकी स्थापना के बाद हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य साहित्य सम्मेलन को सौंप दिया गया। यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना के बाद हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसको सौंप दिया गया। इस सम्मेलन की स्थापना में मदन मोहन मालवीय एवं पुरुषोत्तम दास टंडन का विशेष योगदान था। तो ये दोनों विद्वान मोस्ट हैं आपके लिए। कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी वो तो अलग रहेगा, लेकिन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की
सम्मेलन जो था उसकी स्थापना करने में विशेष योगदान किनका था, तो मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन। नागरी प्रचारणी सभा ने हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य शुरू किया, जिसके अध्यक्ष निम्न प्रकार थे। नागरी प्रचारणी जो सभा थी उसने बाद में हस्तलिखित यानी हाथों से लिखे गए ग्रंथों की खोज का कार्य शुरू किया। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसका प्रथम अध्यक्ष तो थे बाबू श्याम सुंदर। प्रथम अध्यक्ष थे 1900 से 1908 तक, क्योंकि 1893 में उसकी स्थापना हुई थी। 1896 में नागरी प्रचारणी पत्रिका निकलनी शुरू हुई थी। और जो नागरी प्रचारणी सभा है उसने हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य 1900 में शुरुआत की थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास हैं। 1900 से लेकर 1908 तक रहे। उसके बाद दूसरे श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र 1908 से 1916 ईस्वी तक। ये तीन जो मिश्र बंधु हैं इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा था। किस नाम से लिखा था और कितने भागों में लिखा था, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कब प्रकाशित हुए थे इनके जो इतिहास ग्रंथ था मिश्र बंधुओं का वो, तो 1908 से 1916 तक फिर ये अध्यक्ष रहे। उसके बाद कुछ विशेष बिंदु हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को अठी व मूर्ख कहा था। यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं इन्होंने खड़ी बोली हिंदी के जो समर्थक लोग थे उनको मूर्ख व अठी कहा था। जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा। ये लाइन भी महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली को टकसाली भाषा यानी टकसाल की भाषा किसने कहा था, तो जॉन गिलक्राइस्ट ने कहा था। टकसाल होती है साथियों जो सिक्के डालने का काम होता था पुराने समय में, तो उसी प्रकार से यानी जहाँ सिक्के डालने के लिए जैसे टकसाल महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही खड़ी बोली के लिए को टकसाली भाषा यानी कि ये जो भाषा है ये एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा के अर्थ में खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लूलाल के प्रेम सागर ग्रंथ में किया गया है। यानी भाषा के रूप में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग पूछ लिया जाए तो लल्लूलाल का जो प्रेम सागर ग्रंथ है उसमें सर्वप्रथम किया गया है। उसके बाद ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में कविता लिखने का एक आंदोलन चलाया गया था, जिसकी शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा 1887 ईस्वी में खड़ी बोली का पद्य शीर्षक पुस्तक लिखकर की गई थी, जिसको आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपूर्व योगदान दिया था। यानी ये अलग से आ गया ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में जो, क्योंकि भारतेंदु काल है उसमें तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग होता था, लेकिन खासतौर से पद्य में खड़ी बोली का प्रयोग करने के लिए अयोध्या प्रसाद खत्री ने एक आंदोलन चलाया था खड़ी बोली का पद्य नाम से, जिसको शीर्षक दिया गया था 1887 ईस्वी में। और उसमें महत्वपूर्ण योगदान फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का था, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में काल भी पढ़ते हैं। और इन्होंने हमारी जो हिंदी खड़ी बोली भाषा है उसको बहुत ज़्यादा परिमार्जित और परिष्कृत किया था, बहुत शुद्ध बनाया था उसको। तो इन्होंने भी खड़ी बोली का पद्य नाम से जो खत्री द्वारा जो चलाया गया था 1887 ईस्वी में, उसमें योगदान दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये हमारा हो गया जो बीच का संक्रांति काल हम कह सकते हैं जिसको, और ख़ासतौर से हिंदी साहित्य के इतिहास में जो शुरुआती गद्य के लेखक हैं कुछ। तो ये जो वीडियो थे दो साथियों, इससे पहले वाला और ये दो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके 2 प्रश्न तो कवर होने ही होने हैं, आपको इन चीज़ों को विशेष तौर से याद रखना है। और इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में भारतेंदु युग, या जिसको हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, और 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक जिसकी समय सीमा मानी जाती है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। भारतेंदु युग को एक वीडियो में ही हम लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि 7-8 लेखक हैं, भारतेंदु जी की भी बहुत सारी रचनाएं हैं, क्योंकि भारतेंदु जी की रचनाओं को विशेष तौर से पूछा जाता है। तो कोशिश यही करूँगी कि एक ही वीडियो में उसको समेटूँ, अगर लंबा बन पाएगा तो आप इसी तरह से इन वीडियो को देखते रहिए, अपना प्रेम देते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स और जो मैं प्रश्न पूछती हूँ उनका भी जवाब लिखने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।